द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर बॉस्टन से मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी। शर्मा जी फाउंडर हैं फाइव रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम के, और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। वो इस वक्त स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में हैं। और जैसा कि आपको इल्म होगा कि प्रोफेसर इश्तियाक साहब तकरीबन 3 महीने का इंडिया का विजिट करके आए हैं, तो उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इश्तियाक साहब, कैसा रहा आपका ये विजिट? क्या तवक्कुआत थी, किस हद तक पूरी हुई, या योर एक्सपेक्टेशंस वर एक्सीडेड? My expectations were massively exceeded. वाओ। हाँ, देखिए, मुझे बुलाया गया था एक इवेंट के लिए ख़ास तौर पे, और वो था सेंटेनरी, यानी 100 साल हो गए थे। एक तंजीम है जी नासिक, महाराष्ट्र की, जी जी। अ, वसंत व्याख्यान माला, यानी स्प्रिंग लेक्चर सीरीज, इसका ये मतलब है। हम्म। और वो हर साल किसी ना किसी को बुलाते हैं। कई थीम्स होती हैं, मगर पॉलिटिकल थीम्स पे मुझसे पहले उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और ये लोग बारी बारी आके बोल चुके हैं। तो सद सद साला पे, 100 साला पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप बोलें आके। टॉपिक दिया, द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स लॉस्ट इन अ फेयर, वाह। हम्म। कोलन इंडिया पाकिस्तान सोशियो पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरीज एंड हाउ शुड दे डील विथ ईच अदर। तो ये मैं समझता हूँ टॉपिक अपनी जगह इतना मेरे दिल के करीब था, और मेरे जो आइडियल्स हैं कि दुनिया में कैसे हमें रहना चाहिए, वो इतना ज़्यादा उसको अक्कासी करते थे कि आई वाज वेरी हैप्पी। साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे एक टूरिस्ट वीज़ा भी दे दिया कि आप अपने दोस्तों को मिल सके। वो 3 महीने का था। जब मैंने ये चौधरी साहब अनाउंस किया ना कि मैं आ रहा हूँ नासिक में, तो इनविटेशंस आनी शुरू हो गई कि आपने यहाँ भी आना है, वहाँ पे भी आना है। और फिर एक मसला हो गया कि नासिक के बाद कहाँ मैं जाऊँ। तो मुंबई में मेरी जो किताब है ना, प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जी उसका लॉन्च हुआ। मशहूर फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सुभाष घाई के अपना बिस्लिंग वुड्स स्टूडियो में। और ये अरेंज किया था, हमारे पंजाब से, लाहौर से गए हुए हैं एक ख़ानदान, जिनके राजन खन्ना मेरे दोस्त थे। तो वहाँ पे वो लॉन्च हुआ। उसके बाद एक के बाद एक सिलसिला, नासिक से मुंबई, मुंबई से वापस अ, नासिक, नासिक से पुणे, पुणे में पूरा कुछ 3-4 दिन मुख्तलिफ जगह पे टॉक्स हुई। फिर मैं दिल्ली चला गया, वहाँ पे राकेश वैद साहब हैं, जो पीछे से बेगोवाल एक गाँव है सियालकोट के पास, वहाँ का ये ख़ानदान है, जो अब दिल्ली में जाके बसा है। बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं। जिस तरह बसंत व्याख्यान माला के अजय तोशनीवाल मेरे कॉन्टैक्ट बने, और उन्होंने ये सारा अरेंज किया। तो राकेश जी मेरे होस्ट थे दिल्ली में। वहाँ पे कई जगह पे मेरी टॉक्स हुई एट ऑल लेवल्स। हाई गवर्नमेंट के जो है ना सीनियर ऑफिसर्स, उनके साथ भी, रिटायर्ड ऑफ कोर्स, बल्कि कुछ जगह पे तो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर से भी बात हुई। सो इस तरह के हर लेवल पे, पब्लिक लेवल पे वी हैड टॉक्स। फिर मुझे पंजाब जाना पड़ा, चंडीगढ़, उसके बाद पटियाला, पटियाला के बाद लुधियाना, लुधियाना के बाद जलंधर, जलंधर के बाद अमृतसर, अमृतसर के बाद पठानकोट। अब हर जगह पे मुझे बहुत वेलकम किया गया। अगर इजाज़त दे तो चंद नाम भी लेता जाऊँ साथ-साथ। जी जी। मतलब एक है हमारे दोस्त अ, बलजीत सिंह कटियाल, जो ह्यूस्टन यूएसए में रहते हैं।
हम्म। उन्होंने इनिशिएटिव लेके चंडीगढ़ में कुछ दोस्तों के ज़रिए मुझे वहाँ पे वेलकम किया। गुरप्रीत सिंह जी और मनमोहन सिंह जी, उन्होंने मेरा केयर किया। वहाँ पे एक बहुत मशहूर राइटर हैं रंजीत पवार, उनके दोस्तों से मुलाकात हुई और भी कई महफ़िलें हुई। हम्म। फिर फिर एक अपना है वो हेड ऑफ़ द मीडिया एट पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर साहब जो हैं अरविंद, उन्होंने वेलकम किया और बलजीत अम्मी जो हैं, उन्होंने मेरी टॉक्स अरेंज की। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई प्रीति शैली से, जिन्होंने मेरी पंजाब वाली किताब का गुरमुखी में तर्जुमा किया है। तो हम्म। ये बहुत महफ़िलें होती रहीं। बलराम जी हैं, वो मेरा जिन्ना वाली किताब का तर्जुमा गुरमुखी में कर रहे हैं अब। आप देखें वहाँ पे पढ़ने-लिखने का मैंने देखा है बहुत शौक है। पटियाला से फिर प्रोफ़ेसर अ, अमरिंदर हैयर जो हैं, अंग्रेज़ी के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर, उनके घर में ठहरा। लुधियाने में मेरी जो तकरीर हुई वो मियाँ अब्दुल हई, जो एक पार्टीशन से पहले लुधियाने से मिनिस्टर थे, जी 37 जी। पंजाब यूनिस्ट पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर, उनके घर में ही एक कॉलेज बना हुआ है गुजरांवाला, गुरु नानक खालसा कॉलेज, वहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई। फिर मुझे जालंधर में प्रेस क्लब में अजीत के एडिटर जो हैं एसएस मानेक, उन्होंने वेलकम किया। एंड देन आई वेंट टू अमृतसर। अमृतसर में वहाँ पे लोक विरसा है, उन लोगों ने मेरा वेलकम किया। केवल धालीवाल और प्रोफेसर भाटिया, ये लोग थे, और अ, यादू मेहरा और मुनिश सिंह, ये सारे नाम मुझे याद आ रहे हैं और उनकी दोस्ती मोहब्बत मुझे बहुत याद आ रही है। फिर जी। फिर मेरे दोस्त थे दिनेश महाजन पठानकोट में, उनके पास में गया। वो मेरे स्टॉकहोम से दोस्त हैं, उनकी बेटी जो है वो स्टॉकहोम में ब्याही हुई है, तो वो आया करते हैं। उन्होंने मेरा बड़ा वहाँ पे रिसेप्शन किया। हर जगह पे बड़ी भरपूर मीटिंग्स हुई, अखबारों में मेरे कई आर्टिकल मेरे पे लिखे गए। एवरीथिंग इज़ इन द प्रेस। ओके। देन बैक टू दिल्ली। दिल्ली में फिर मुलाकातें हुई। फिर मुझे देहरादून बुलाया गया। आप जानते हैं हम्म। देहरादून में मिलिट्री एकेडमी है जी और जी वहाँ पे दून स्कूल भी है बड़ा मशहूर, जहाँ पे जी। बहुत एक एलीट के ज़माने के लोग पढ़े हुए हैं। तो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर सुरजीत दास जी ने इनवाइट किया। वहाँ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो भांजी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, उनकी जो बेटी हैं नयनतारा सहगल, उनसे मुलाकात हुई, बहुत दोस्ती हो गई। संजीव चोपड़ा साहब, जो हम्म। वैल्यू ऑफ वर्ड्स के वो लिटरेरी फेस्टिवल के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात हुई। आपको पता है वहाँ ही मुझे मिला था बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक अवार्ड फॉर द जिना बुक। तो देहरादून मेरे लिए बड़ा एक ख़ास मुकाम रखता है। फिर सही। दिल्ली आने के बाद अ, रोहतक के अंदर है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट अपना इंडिया का ऑन मैनेजमेंट साइंसेस, वहाँ पे मेरी टॉक हुई। उसी दिन हम ड्राइव करके दूसरी जगह फरीदाबाद गए और फरीदाबाद में लोग जो हैं ज़्यादातर ये खैबर पख्तूनख्वा से गए हुए लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, और पंजाबी मुल्तान के बहुत रौनक रही, बड़े गाने-शाने हुए। सो इट हम्म। वाज़ अ ग्रेट, ग्रेट थिंग। इसके बाद मैं आ गया साउथ में, बैंगलोर में, और बैंगलोर में सौरभ चंद्रा सिंह जी ने अरेंज किए मेरी कई मीटिंग्स। वहाँ पे कई दोस्त बने, बाला चंद्रा जी और प्रोफेसर चैटर्जी और कई लोग बड़े अच्छे मिले, बहुत महफ़िलें वहाँ पे रहीं। बैंगलोर के बाद मैं हैदराबाद आ गया, वहाँ पे ईद का दिन भी था, तो हम्म। ईद भी वहाँ पे देखी। वहाँ पे मुसलमान जो हैं मेजॉरिटी में हैं पुराने टाउन में, तो वही रस्में जो हैं वहाँ पे पूरी होती हैं। और वहाँ पे अवनिंदर सिंह जो हैं, वो मेरे होस्ट थे, उन्होंने ही टूक ग्रेट केयर, उनके घर में रहे, फैमिली के साथ बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा। देन आई केम टू गोवा।
वहाँ पे कालिदास जी जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे के, उनके साथ में 1 हफ्ता रहा और गोवा की साइट सीइंग की, वहाँ पे लोगों को मिले, बहुत अच्छे लोगों को मिले। देन आई केम टू नासिक। नासिक में फिर मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो गए। बहुत लोग मिले, संदीप जी और संजय जी और डॉक्टर सुधीर और कई ऐसे नाम मुझे एकदम याद आ रहे हैं। इसके बाद फिर मैं मुंबई में गया, वहाँ पे फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग मिले, मसलन राज बब्बर जी जो गए हुए हैं, उनका ख़ानदान जलालपुर जट्टा से गया हुआ है, तो उनके घर मुलाकात हुई। सारा लंच भी वहाँ पे किया। उनकी बड़ी मेहरबानी है, मेरी 2001 में उन्होंने मेरी मदद की थी फेमस एक्टर सुनील दत्त और दिलीप कुमार से मेरी मीटिंग्स करवाने में। तो वो सब बातें का ज़िक्र हुआ। वहाँ पे ही स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई। कमलेश पांडे जी, ही टुक सच गुड केयर ऑफ मी। वहाँ पे हम गए, बहुत राइटर्स को मिले जो आजकल फिल्मों के स्क्रिप्ट, सॉन्ग्स और डायलॉग्स लिखते हैं, उनसे भी पंजाब की पार्टीशन पे और जिन्ना वाली किताब पे बातें हुई। जी। बॉम्बे के अंदर ही मैंने फिर जो बॉम्बे के मुसलमान हैं, जो बताते हैं कि जी हमारा एक रसाला है जो 25,000 की एवरी मंथ उसकी वो होती है सर्कुलेशन, और पता नहीं 500 हमारे अपने स्कूल हैं, उनसे मुलाकातें हुई। सो आई वुड से एवरी डे आई वाज इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड गॉट सो मच लव, सो मच अफेक्शन। सौरभ सुहानी जी का भी ज़िक्र करना चाहिए, उमैर खान का भी ज़िक्र करना चाहिए। मुझे नाम लेते हुए डर होता है सही यार, किसी किसी सही। अच्छे बंदे का नाम ना मैं भूल जाऊँ, फिर बड़ी दिल में एक तकलीफ होती है। बट आई थिंक आई हैव बिल्कुल ट्राइड टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ देम एंड ऑलरेडी बिल्कुल आई सर। आस्क फॉरगिवनेस इफ आई फॉरगेट एनीवन। हाँ जी। या अभी सर बहुत से सवालात आपसे करने हैं, तो जी, डॉक्टर शर्मा की तरफ चलते हैं। जी। शर्मा जी, आपने क्या कुछ सोचा? आप फॉलो करते रहे होंगे डॉक्टर इश्तियाक साहब के विजिट को, तो आपके ख्याल में क्या है तरीका इन दोनों मुल्कों को आगे ले जाने का? एवरीथिंग, हर चीज। पहले तो हेलो सभी को। अ, इनका हर शो मैंने देखा जी, बड़ी ध्यान से सुना हर चीज को। तो काफी एनालिसिस किया हमने एज ए साइंटिस्ट। तो कुछ डायग्नोस की हैं प्रॉब्लम्स, उनका पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसी के बारे में मैं फिर बात करना चाहूंगा। इन द एंड रिजल्ट तो वही है। आइंस्टाइन साहब एक बार कहते थे कि जो सॉल्यूशन है ना, और जो थ्योरी कोई भी है ना, अगर 6 साल के बच्चे को, 6th ग्रेडर को आप समझा सकते हैं ना, दैट इज द स्टफ व्हिच इज गोइंग टू वर्क। तो एनीवे उसी के बेसिस के ऊपर हम आते हैं। जब पीछे कई साल पहले बिल क्लिंटन साहब ने कहा था, इतने बड़े इलेक्शन हुए, कि इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, तो उसी लेवल के ऊपर मैं कहता हूँ इट इज द एजुकेशन स्टूपिड। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो जी, बात यह है कि हमने आपको भी एक वो मैप भेजा था कि एक 1018 में एक मैप छपा था। अभी यूरोप में भी वो मैप छपा है 1018 में, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सारा यूरोप अंधेरे में है, और उसके साउथ में आ जाओ, स्पेन आ गया या नॉर्थ अफ्रीका आ गया, सारा बड़ा प्रोग्रेसिव प्रोस्पेरिटी है, एवरीथिंग इज ग्रेट। फर्क उसमें दोनों में कंपैरिजन आपने देखी होगी। कंपैरिजन में जब किया तो वहां पता चला, वहां यूरोप में तो बहुत रिलीजन है ज्यादा, नीचे एजुकेशन का इफेक्ट था। तो इतनी प्रॉस्पेरिटी दैट वाज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। और ऊपर यूरोप अंधेरे में था, कुछ भी नहीं था उनके कंपैरिजन। अगर यूनिवर्सिटीज देखें, मैंने पहले भी बोला, फिर रिपीट करते हैं, वहां पर तो 2-4 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और नीचे स्पेन के साउथ में तो पता नहीं, नंबर मुझे नहीं याद, बहुत बड़ी नंबर था। और ऐसे बुक्स वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, दे वर एट द प्राइम टाइम इन दोज डेज। तो मूव फॉरवर्ड नाउ, 1000 साल आगे, अब आओ 2018 में, वही मैप उन्होंने दिखाया। उस मैप में दिखाया सारा कुछ अदरवाइज, अदर वे राउंड हो गया क्या, उलट हो गया काम। ऊपर, हाँ, अब यूरोप रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। हम्म, जी, रिलीजन कम हो गया, और साउथ में जो यही स्पेन, साउथ के नीचे जो है अरेबियन पेनिनसुला, उसमें रिलीजन आ गया, तो प्रॉस्पेरिटी वहां यहाँ से भाग गई।
एजुकेशन ऊपर आ गई, तो ले दे के बात सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। तो वाह! एजुकेशन के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया जाए मेरी नज़रों में उतना ही कम है। मैं रिलीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, मगर ये रियलिटी है कि आज की तारीख में जो इतनी प्रॉस्पेरिटी आई है, उसमें रिलीजन का एक बहुत पॉजिटिव रोल है। आई थिंक यू विल एग्री विद मी। बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो टूल्स अब इतने पुराने हो चुके हैं, इन टूल्स को रिफाइन करना होगा। अगर नहीं रिफाइन करोगे तो वो पुराने टूल नहीं काम आएँगे आज की तारीख। मतलब कहने का कि एजुकेशन इज़ एवरीथिंग, उसको आपको रिफाइन करना होगा। मैं नहीं कहता कि रिलीजन को छोड़ दो, मगर एजुकेशन को प्रायोरिटी होनी चाहिए। नाउ मूव फॉरवर्ड जस्ट क्विकली। जो नई चीज़ मैंने जो देखी है उसमें वो था कि एजुकेशन अलोन इज़ नॉट इनफ। आपको उसके लिए वेल्थ जनरेट करनी होगी। वेल्थ के बिना तो कुछ भी मूव नहीं करता। आप देखिए एजुकेशन के बारे में बोलते हैं कि अगर ये यूनेस्को की ऑब्जर्वेशन है, उनकी पब्लिकेशन है कि अगर हर कोई हाई स्कूल की डिग्री कर लेना, you can bring 171 million people out of poverty. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, फिर why we are not doing it? क्वेश्चन अब बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करें? अब हर किसी को अपने लेवल पर ही ये चीज ढूंढनी होगी, मगर इतना है बिजनेस के साथ जो प्रॉस्पेरिटी आती है, रिचनेस आती है, उसके साथ बहुत काम आप कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। अकेली एजुकेशन के साथ भी कुछ नहीं होता। और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लगनी है, बहुत कुछ काम होने, वो सारा पैसे के साथ ही होता है ना। मैंने देखा पैसे के बिना कितनी ह्यूमिलिएशन हर किसी को ढूँढनी पड़ती है। हमने तो अपनी आँखों से देखा अपने रिलेटिव को बहुत गंदे इंसान बनते हुए, और पाकिस्तान से बढ़ के कौन जानता है और? बिना पैसे के क्या ह्यूमिलिएशन, हर जगह पर ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, एजुकेशन और वेल्थ जनरेशन, व्हिच इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी मैं अपने थॉट बाद में शेयर करूँगा। आप जी, इश्तियाक साहब, शकील साहब, आप बोलिए आपका क्या कहना जी। सोचना है इसके बारे में? जी, आपने सर बहुत अच्छी निशानदेही की। तालीम का जो है ना जो रोल है, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र। तो अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया, और मैं कई दफ़ा अपने शोज़ में ये कह चुका हूँ कि इतनी अफ़सोस की बात है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और दैट मीन्स पाकिस्तान इज़ किलिंग इट्स ओन फ्यूचर। और हमारे जो रूलिंग एलीट है, इवन इंटेलेक्चुअल एलीट भी, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती इस मसले की वजह से। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल फॉर देम। तो ये उससे बड़ी ट्रेजेडी है। और उसके साथ साथ सर, 40% ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग स्टंटेड ग्रोथ। यस, यानी उनको इतनी कम ग़िज़ा मिलती है, डाइट मिलती है कि उनका कद जितना बढ़ना चाहिए, जितनी उनकी मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेल नरिश्ड। और उस पे हमारे एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आप मेल नरिश्ड हैं तो आप फिजिक्स, मैथ और ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, उनमें बहुत पीछे रह जाते हैं। सही बात। तो ये वो मसाइल हैं अनफॉर्चुनेटली जिनकी तरफ हमारी स्टेट की, हमारी रूलिंग एलीट की के लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। तो इश्तियाक साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, एक तो ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये प्रोपेगेंडा है कि जी मुसलमानों की ज़िंदगी इंडिया में अजीरन कर दी गई है। कुछ लोग तो जेनोसाइड तक का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और उसके साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि पाकिस्तान में ये बातें जो हैं आज शुरू नहीं हुई, बहुत पहले से ही ये चीज़ कही जाती है। भुट्टो साहब ने 1968 में कह दिया था कि अ कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। तो यानी मुहिम चल रही है मुसलमानों को खत्म करने की। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि 47 में मुसलमान 9.5% थे, अब वो 15% हैं। तो ये अजीब जेनोसाइड है बहरहाल। और उसके अलावा सर, आपने वहां पे जो ऑब्जर्व किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईटी की डेवलपमेंट का, उसके हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल जिक्र नहीं करता कि इंडिया कितना आगे निकल गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ले लें, आईटी कंपनीज को ले लें, और इवन एयरलाइंस को ले लें। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखें, शर्मा जी ने जो 2 बातें की हैं,
वो हैं कोर प्री कंडीशंस। Yeah. एक, जब तक आप एजुकेशन नहीं देंगे, और एजुकेशन में मैं ज़रा क्वालिफ़ाई करना चाहता हूँ, यानी कि अगर पाकिस्तान में एजुकेशन दी भी जाती है तो वो इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजी ड्रिवन होती है कि उसकी साइंटिफिक जो बुनियाद है उसको मजरूह कर दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग जो होनी चाहिए एक स्कॉलर में, उसको डिस्करेज किया जाता है। हाँ जी, मसलन एक मशहूर बात है कि जी पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना पे पीएचडी नहीं लिखी जा सकती। मैंने इसकी इंक्वायरी की, हम्म, बिल्कुल ये गलत न्यूज़ है। वो यूँ है कि आप कई 100 पीएचडी जिन्ना साहब के ऊपर लिखी गई हैं, लेकिन उसमें से एक सेंटेंस भी जो ज़रा क्रिटिकल होगा, वो थीसिस का हिस्सा नहीं हो सकता। जी, तो उनकी तारीफ में आपको बता देंगे जी, मैंने 50 लोगों को लीड किया है, पीएचडी करवाई है। पूछो लिखा क्या है? तो वो सब तारीफ़ें हैं, हैजियोग्राफी जिसे कहते हैं। हम्म, तो पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम ही एक डिफेक्टिव, डिलूज़नरी बुनियाद पे बना है, और कि मुसलमानों के अंदर पे ज़ुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं अब याद दिलाता हूँ पाकिस्तानियों को कि 30 मार्च 1941 को तो जिन्ना साहब ने खुद कहा था कि 2 करोड़ मुसलमान मैं कुर्बान कर दूंगा और स्मैश कर दूंगा 7 करोड़ को आज़ाद करने के लिए। तो क्या अगर ये हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान का कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बट ये बात मेन नहीं है, बात ये दूसरी है हम्म, कि जिन्ना साहब ने कहा कि इस्लाम को और मुसलमानों को बचाने के लिए एक अलग मुल्क चाहिए। हम्म, ठीक है। अब अगर वाक़ई जेनोसाइड हो रही है, तो जैसे अ, इज़राइल ने हमेशा यहूदियों को जहाँ भी हों, राइट टू रिटर्न एक लॉ बनाई हुई है कि वो जब चाहें आके वहाँ रह सकते हैं। तो हम अपने बॉर्डर खोल दें और जो मज़लूम मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में आके पनाह लें। मैंने ये लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जब 2-3 जगह पे कहा, तो बाद में किसी ने मुझे ये सवाल नहीं किया, क्योंकि ये सवाल उनको बिल्कुल लाजवाब कर देता है कि यार अगर वाक़ई ये दुरुस्त है कि जेनोसाइड है, तो तुम कैसे मुल्क हो, कैसे मुसलमान हो कि बॉर्डर नहीं खोलते उनके लिए? तो तब उसके बाद ये चुप हो गए। दूसरी बात है, क्या जेनोसाइड हो रही है? हिंदुस्तान में आपने बड़ा अच्छी फिगर्स दे दी है। 47 में 9.8% थे, अब 15% हो गए हैं। सो दैट इज़ हार्डली हाउ अ जेनोसाइड इज़ डिस्क्राइब्ड। और भुट्टो साहब हों या जिन्ना साहब हों, आप सबकी स्पीचेस देख लें, वो इसी इंडिया नफ़रत, हिंदू नफ़रत की बुनियाद पे इन्होंने सारी अपना पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिटिकल, वो क्या कहते हैं, स्टैंड बनाए हुए हैं। अगर उसको छोड़ दें, तो हकीकत तो ऐसे नहीं है। अलबत्ता दुःख की बात है कि इंडिया के अंदर भी एक रिएक्शन हो रहा है, और अब आज से 2-3 दिन पहले एक सिपाही ने पहले अपने अफ़सर को मारा और फिर चुन-चुन के ट्रेन के अंदर 3 दाढ़ी वालों को मारा जो मुसलमान थे। Oh. ये भी इंडिया में हो रहा है, और ये एक दफ़ा अब हुआ है, इधर-उधर होना शुरू होता रहता है। इसके अंदर सियासी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी चलती है। बट मैं 3 महीने जो मिला तो मुझे इतने अच्छे लोग वहाँ पे मिले, इतना गुडविल मिला कि ये जो वहाँ पे शरपसंद है, ये एक बहुत छोटी माइनॉरिटी होंगे। पावरफुल ज़रूर होते हैं ये लोग, कनेक्टेड होते हैं, इनके पीछे रिसोर्सेज़ होते हैं। लेकिन आम हिंदू, आम जैन, आम बुद्धिस्ट, आम सिख, आम क्रिश्चियन क्या पाकिस्तानियों को हेट करता है, मुसलमानों को हेट करता है, मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं वहाँ पे मुसलमानों को हर लेवल पे मिला। प्रिंसिपल हैं लॉ कॉलेज के, बताया कि ये कॉलेज जो है, ये ब्राह्मणों ने बनाया था। तो मैंने कहा यार अगर ब्राह्मणों ने बनाया था और आप यहाँ प्रिंसिपल बन गए हैं, तो उसकी क्या वजह है? कि जी क्वालिफ़िकेशन। तो जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है वहाँ मुझे लड़कियाँ मिली, मुसलमान जो इंजीनियर हैं, जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, दे आर ऑल अर्निंग गुड इनकम्स, वर्किंग वेल। एक पॉलिटिक्स भी चल रही है जो मुसलमानों को कॉर्नर करती है, इसका अगर ना ज़िक्र किया जाए तो ये गलत होगा। लेकिन वो सियासत जो है,
मैंने बार-बार आरएसएस से मेरी कोई 4-5 जगह पे मुलाकात हुई ऑफिशियली, फॉर्मली। तो मैंने कहा प्लीज़ रिमेंबर, डोंट बिकम लाइक पाकिस्तान। हमने अपना भी सत्यानाश कर लिया। विद इन द इस्लामिक कम्युनिटी हमने अपने फ़िरकों की बुनियाद पे एक-दूसरे से नफ़रतें पैदा की और अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ हमारा इतना बुरा सलूक है कि सारी दुनिया में हम शर्मिंदा हैं। आप अच्छी भली एक सेक्युलर स्टेट जो बना दी थी फाउंडर्स ऑफ इंडिया ने, जो डेमोक्रेटिक भी है और आपके इलेक्शंस भी होते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, इन और आपका इलेक्शन कमीशन बड़ा पावरफुल है। तो आपकी तो इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप क्यों वर्स्ट टाइप ऑफ पाकिस्तानी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट एज़ अ रिवेंज और ये और वो? मेरे बात का कोई जवाब नहीं दे सका, चुप रहे। इसका मतलब है वो मेरी बात भी समझते हैं। हैं? तो और सर मैं अर्ज और करूं कि जो करंट चीफ हैं आरएसएस के मोहन भगवत जी, ये तो उन्होंने तो काफी इनिशिएटिव लिया है कि मुसलमानों के साथ जो है ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। बेशक, ये भी मैं बता दूं कि जब मैं इंडिया में था तो 2-3 बंदों ने मेरा इंटरव्यू किया कि आपका क्या मौक़िफ़ है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे? तो मैंने कहा मैं इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। हम्म, मर्दों और औरतों के इक्वल राइट होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हों, एथिस्ट हों, ऑल शुड हैव इक्वल राइट्स और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लिहाज़ा शरिया की पर्सनल लॉ वाला सिलसिला ख़त्म हो, इससे मुसलमानों को भी फ़ायदा होगा, वो इंटीग्रेट होंगे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। तो मैंने हर वो बात की जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा है और मुसलमान जो अपने आप को अगर कॉर्नर हुए हैं तो उनको आगे बढ़ के अपने राइट्स के लिए बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और बहुत लोग करते भी हैं वहाँ पे मुसलमान, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस हैं उनके पास। तो ये मैं वहाँ पे बिज़नेस लोगों को मिला, मुसलमानों की जो वहाँ पे वो ट्रेडर्स कम्युनिटी है उनसे मिला और ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन से मेरी मुलाकात हुई। बैंगलोर के 2 सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ओनर्स इरफ़ान रज़ाक साहब हैं, एक वो हैं और एक अज़ीम प्रेम जी जो बिज़नेस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मुसलमान हर जी जगह पे हैं, हर शहर में हैं, हर गाँव में हैं मैंने देखा है। तो जेनोसाइड वाली तो बिल्कुल बकवास बात है। लेकिन एक पॉलिटिकल कैंपेन है जो कि होस्टाइल टू मुस्लिम्स भी है। ये मुझे कहना चाहिए। और सर अजीम प्रेम जी जो हैं, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन साउथ एशिया। जी, जी, और बिल्कुल। उन्होंने कोविड के दौरान मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने सबसे बड़ी डोनेशन जो है वो अजीम प्रेम जी ने दी जी, बिल्कुल। और बहुत उनकी रिस्पेक्ट है इंडिया में। एक जी, यूनिवर्सिटी भी उन्होंने कायम की है जहां पे गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं हाँ। चौधरी और साहब वो बहुत सादा सादा जिंदगी गुजारते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ एजुकेशन के मामले में। इंडिया ने ये एक प्रोसेस किया है कि जो 12 जमात तक लड़कियाँ जो हैं, एक शायद टेस्ट सा होता है, हम्म, वो उनको 12 जमात तक फ्री एजुकेशन है और उनको खाना भी मिलता है। जी समझ गए आप? और जी बच्चों को स्कूल में खाना मिलता है। इंडिया ने एजुकेशन हर एक के लिए मुमकिन कर दी है। ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो पुराना सिस्टम तो चल ही रहा है। लेकिन आज की हुकूमत जो है वहाँ की, उसने भी अच्छा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं। ये करंट गवर्नमेंट ने, जो उनकी तारीफ़ है वो करनी चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। आप देखें सिर्फ़ बैंगलोर के अंदर स 17 लाख आईटी इंजीनियर हैं यार। एंड हम्म, देन यू हैव अहमदाबाद एंड अ, अ, ये क्या कहते हैं हैदराबाद और पुणे और चेन्नई जहाँ पे भी आईटी के बड़े-बड़े सेंटर हैं। गुड़गांव है फार्मास्यूटिकल सर। जी, फार्मास्यूटिकल्स जी, का कैपिटल है हैदराबाद। हम्म, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी वहाँ पे होती हैं। तो इंडिया इज़ गोइंग अप इन अ बिग, बिग वे और उसका राज़ है एजुकेशन, जो अब वो कोशिश कर रहे हैं सबको मुहैया हो। मुझे कई बच्चे मिलने आए, उनके कपड़ों से, उनके अंदाज़ से लगा कि बहुत यानी
आम बैकग्राउंड के वो हैं, लेकिन पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए बहुत इंटेलिजेंट और बहुत इम्प्रेसिव। तो मैंने देखा हिंदुस्तान के अंदर तरक्की जो हो रही है वो वेल राउंडेड तरक्की है। सो ये बहुत बड़ा फर्क है। और अजीम पे प्रेम जी की आपने बात की, बाकी लोग भी वहाँ पे इस तरह ही बहुत मदद करते हैं। यानी मैंने देखा है इंडियंस एज अ होल, हिंदू, मुसलमान, सिख, अपने काम के अलावा हफ्ते में 1-2 दिन जाके वॉलंटरी हेल्प करते हैं कमज़ोरों की, किसी किस्म के भी होंगे, ट्राइबल लोग हों, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की औरतें हों, ये सारा एवरीबॉडी इज़ एंगेज्ड इन सर्विंग पीपल। ये बहुत बड़ा सही। हिंदुस्तान के अंदर एक है, यानी वो सोशलिज़्म नहीं है, लेकिन वॉलंटरली जाके मदद करना ताकि सब आगे आएँ, ये इंडिया की एक बड़ी मज़बूत ट्रेडिशन है। जी। जी, शर्मा जी आप क्या कहेंगे? नहीं, 1-2 चीज़ें और कहनी थी, वो है आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। मेरा ख्याल उस चीज़ के बारे कभी कोई डिस्कशन होती नहीं है कि जिस घर में औरत प्रधान होगी, वो हमने देखा है अपने घरों में और भी कि वो सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो पाकिस्तान में मैं देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। आप देखो बांग्लादेश एकदम इतना आगे कैसे निकल गया, उसमें एक रीज़न एजुकेशन तो ऑफ कोर्स है ही, वो तो बेसिक चीज़ है। उसमें औरतों को उन्होंने बड़ा स्ट्रेंथ किया, उनको एम्पावरमेंट उनकी हुई और उन्हीं के कारण ही आज इतनी बड़ी प्रॉस्पेरिटी वहाँ हुई है। ये एजुकेशन और बिज़नेस वही जो आप कह रहे हैं इतने बड़े-बड़े बिज़नेस बने इश्तियाक साहब, एजुकेशन के बाद वो बिज़नेस के साथ ही वेल्थ डेवलप होगी तो ही तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ही तो हर चीज़ हो सकती है। चाँद पर रॉकेट बने, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। अगर पैसा बेशक, नहीं है, तो कुछ जी भी नहीं होगा। बेशक। शर्मा जी मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मेहुल चौधरी साहब भी एग्री करते हैं कि या जब तक पाकिस्तान की इकॉनमी खुद ही अपनी वो क्या कहते हैं वेल्थ जनरेट नहीं करेगी, तो कहाँ से एजुकेशन देंगे हम लोगों को, कहाँ से जी, लोगों को घर में खाने को मिलेगा। मेल न्यूट्रिशन, तौबा तौबा, जी, 40% बच्चे मेल न्यूट्रिशन के लेवल पे हैं। 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल है। दीज आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वेरी ट्रू, वेरी मेरे ट्रू। ख्याल से कोर्ट, एक इंटरनेशनल कोर्ट में इन हमारे लीडर्स पे केस चल सकता है। जेनोसाइड तो ये हो रही है जहां आप अपने बच्चों को ना स्कूल देते हैं ना खाने को देते हैं। दिस इज, if not genocide, what is this? You are killing your own people, यस, यस। उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं। और एक और बात, इंडिया में जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी हुई, सबसे ज्यादा, कि मैंने देखा बसों में, टैक्सियों में, पैदल, रिक्शों में लड़कियां, औरतें बिल्कुल ऐसे जाती हैं जिस तरह मर्द जाते हैं। मत कोई हैरेसमेंट मैंने नहीं देखी। और हर शहर में मैंने यही देखा कि विमेन एम्पावरमेंट इंडिया में भी बहुत हो चुकी है। हमारे साथ तो कंपैरिजन ही कोई नहीं। कोई बेचारी मिडिल क्लास की लड़की जा सकती है बाजार में अकेले? नो, नो चांस। 2-3 उसके साथ रिश्तेदार होंगे तो जाती हैं। मुझे तो ये, मैं तो अभी होके आया हूँ पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। पाकिस्तान की केस जो है ना, ये बेसिकली इट्स अ ग्रैंड फेलियर पाकिस्तान इन ऑल सेक्टर्स, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। राइट, सिर्फ एक हठ धर्मी है कि हमने इंडिया के साथ दोस्ती नहीं करनी और उसके साथ टक्कर रखनी है। उसमें ना इकोनॉमी जनरेट हो रही है, ना स्कूल खुल रहे हैं, ना अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ हैं। तो ये कर दिया हमने अपने अपने लोगों के साथ। फिर उसके साथ क्या होता है इश्तियाक साहब, शकील साहब कि जब पैसा है ही नहीं, कहीं से थोड़ा-सा भी पैसा आता है अंदर, फिर कॉम्पिटिशन है कि कैसे ग्रैब किया जाएगा, करप्शन वही इतनी ना। बढ़ जाती है ऑटोमैटिकली यू कैन नॉट स्टॉप इट। अगर आपको रोकना भी है, आप नहीं रोक पाएँगे। अब आप मुझे बताएँ, आपने सिक्योरिटी स्टेट बना दी, उन बेचारों का जो हेल्पलेस यंग स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या कसूर है इसमें? उनका भी कोई दिल करता कसूर है हमें नहीं है। एजुकेशन मिले, जब पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? कहाँ से प्रॉस्पेरिटी आएगी? कहाँ एजुकेशन देंगे आप? तो इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट थिंग, वेरी डि बस आपको कभी भी पाकिस्तान का स्टार्ट वो करना विशेष होगा, सर्कल हो गया है ना जी, विशेष सर्कल हो गया है। बस जी। आपको रीसेट करना होगा। अगर आज आप रीसेट करते हैं ना कि भुला दो सारा कुछ, उसके बाद भी
15-20 साल लग जाएंगे जी प्रॉस्पेरिटी को देखते देखते आप लोग। बेशक बेशक बेशक। तो जी, और क्या कहना, बिल्कुल सही। समझ नहीं लगती। आपने शर्मा जी बिल्कुल सही निशानदेही की कि इट इज इकोनॉमी स्टूपिड, Yes. और उसी का नतीजा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दफा कहा था कि मैं जब दोस्त मुल्कों के दौरे पे जाता हूं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं पैसे की बात करता हूं, उनसे पैसे मांगता हूं। इसी तरह की बात जो है शहबाज शरीफ ने की, और उन्होंने यहां तक कहा कि आईएमएफ ने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं हमारी। इतना ह्यूमिलिएटिंग उनका एटीट्यूड था। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी प्रायोरिटीज को रिकंसिडर करने के लिए, रीसेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उस पे मुझे जॉन एलिया का वो शेर याद आता है, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। वाह वाह, बहल यही स्टोरी है पाकिस्तान की। क्या जॉन जी। एलिया के कई शेर जो है ना वो कलम बंद कर देते हैं ये सारा यस। पाकिस्तान की पूरी साइकोलॉजी को और हमारे एलीट के बिहेवियर को। अभी देखें, 2 दिन पहले खबर आई थी और मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई कि पता लगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम इंडिया के साथ बात करना अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो। थोड़ी देर बाद अगले दिन वो फॉरेन ऑफिस ने कहा कि प्री कंडीशन है कि आर्टिकल 370 इंडिया रिमूव करे। अब आप देखें, शुड शहबाज शरीफ बी अक्यूज्ड और द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान फॉर मेकिंग ए प्री कंडीशन जिससे उनको पता है कि कभी निगोशिएट क्या कहते हैं दोबारा डायलॉग शुरू नहीं होगा। तो ये इस हद तक अनइमेजिनेटिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है हमारे पावर विल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स। Yes. इनके पास कोई बात करने को नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो ये लेटेस्ट हुआ है, कल की बात है। एक दिन मैं खुश हो गया, अगले दिन मुझे वो जो था ना, जब मैंने कंडीशंस पढ़ी तो मैंने कहा व्हाट नॉनसेंस, ये बेकार बात है। कश्मीर मेरा तो कई दफा डिक्लेयर कर चुका हूं, जो इंडिया के पास है वो उनका है, जो हमारे पास है वो हमारा है। इस झगड़े को यहाँ मुकाओ, वरना तो पाकिस्तान का तो सत्यानाश हो ही गया है, और कर लो भाई। मेरे को कई बार शकील साहब, जब लास्ट टाइम भी हुई मीटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि ये जैसे पाकिस्तानी एजेंट है। अगर मैं थोड़ा सा इंडिया वालों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज ज्यादा करता तो उसका रीजन यही है। मैं कहता हूँ कि आप भी इन जैसे मत बन जाना, ये रीजन है क्रिटिसाइज करने का। ये मतलब नहीं कि मैं आईएसआई के पेरोल पे, किसी ने कहा भी मुझे, बट एनीवे नॉनदलेस अभी फाइनल थॉट है कुछ मेरे जो मैंने जी जी। लिखे हैं, वो ये है। देखिए, मैं साइंटिस्ट हूँ, और जब भी कोई ड्रग बनती है यहाँ, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, और जो क्लिनिकल ट्रायल करते करते एकदम बंद कर देते हैं। क्लिनिकल ट्रायल नहीं, बंद कर दो। उसकी कंडीशन क्या होती है कि कुछ लोगों को मिल रही है मेडिकेशन, आपको नहीं मालूम, ये डबल ब्लाइंडेड एक्सपेरिमेंट है सारे, तो कुछ लोग बहुत अच्छा ठीक हो जा रहे हैं और कुछ को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो उनको लगता है भी शायद समथिंग इज वर्किंग, एंड नाउ इट इज अनएथिकल कि सब दूसरे लोगों को ना मेडिकेशन मिले। एक तो ये है। दूसरा है कि उसके बड़े हैजर्डस कंडीशन क्रिएट हो जाती है मेडिकेशन के साथ, तो बंद कर देते हैं उनको कि नहीं, ये इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मेडिकेशन। और तीसरा है फर्टिलिटी, आप कितनी देर से करे जा रहे हो और कुछ भी नहीं निकल पा रहा, बंद कर दो। अब पाकिस्तान के केस में देखो, पिछले 76 ईयर से ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, हेट्रेड फॉर हिंदूज हेट्रेड। अब आई डोंट नो कब तक ये ट्रायल चलता रहेगा। क्यों नहीं ये ट्रायल बंद करते? सारे साइंटिस्ट कहते हैं जब चीज नहीं वर्क करती, हैजर्डस है, उसको बंद कर दो भाई। क्यों नहीं बंद करते? मुझे नहीं मालूम, आप स्टार साहब, शकील साहब बता दिए। बस मेरा यही फाइनल थॉट था कि उन लोगों को रहम करना चाहिए, उन लोगों के ऊपर जिन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं है, एंड दे आर डिवाइड ऑफ एनी हाउ, हेल्पलेस है वो बेचारे। हम देखते हैं कि खाने को भी प्रॉपर खाने नहीं है। तो बस यही फाइनल थॉट है कि ये ट्रायल बंद होना चाहिए, और नई सोच के साथ ही कुछ होगा। उसमें तो फिर बार बार वही, आप जब भी शुरू करोगे रीसेट बटन आपको दबाना ही पड़ेगा, और आज करोगे तो 15 साल बाद, 5 साल बाद करोगे तो 20 साल लगेंगे। तो बस मेरा फाइनल थॉट यही है। उसमें शर्मा जी यही कहते हैं ना लोग
कि जिस माइंडसेट के साथ आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसी माइंडसेट के साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, यू वाह नीड डिफरेंट अप्रोच. yes, क्वाइट तो हम जब तक वो जो है ना, एक और भी है ना कि वो लॉ ऑफ होल्स, इफ यू फाइंड योरसेल्फ स्टक इन अ होल, स्टॉप डिगिंग. yes, तो हम वेरी एक गुड होल में हैं, एक सुराख में हैं, लेकिन हम उसको डिग भी किए जा रहे हैं वाह एज इफ वी विल गेट आउट ऑफ इट. yes, और हमारे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी ये हमारे जो प्रॉब्लम्स है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये टेम्परेरी हैं. तो right, मैं उनसे कहता हूं कि भाई ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है, लेकिन ये ऑप्टिमिज्म जो है ना स्टुपिडिटी बन जाता है जब उसकी कोई बेसिस ना हो, कोई फाउंडेशन ना हो. व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस ऑप्टिमिज्म कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. टिपिकल पंजाबी मेंटालिटी, हो कोई गाल नहीं जी, ठीक हो जाएगा. देखा हाँ, जाएगा, हो जाएगा, कैसे ठीक हो जाएगा भाई? कुछ करना पड़ेगा या खुद ही ठीक हो जाएगा. सही बात, और इतने मसाइल हैं हमारे. हमें आज भी मैंने एक प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू किया, वो सारे मसाइल की निशानदेही कर रहे थे, और मैं सोच रहा था कि क्या हमारी किस्मत खराब है, क्या हम किसी मसीहा का इंतजार करेंगे, कोई मसाया आएगा और हमें निजात दिलाएगा इन प्रॉब्लम से. 75 इयर्स में तो नहीं आया, 76 इयर्स हो गए हैं बल्कि. हाँ, तो क्या बहुत अब साल नेक्स्ट वेट कर लिए, नहीं 75 आएगा, इयर्स, 76 इयर्स इसी तरह गुजरेंगे हमारे, किसी मसीहा के इंतजार में? इश्तियाक साहब, योर फाइनल थॉट्स प्लीज. नहीं, आप लोगों की बातों से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. जो जो आपने रोशनी डाली है इन इश्यूज पे, वही मेरी भी सोच है. और क्योंकि मैं इंडिया से होके आया हूँ, तो मेरे पास कंपैरेटिव एग्जांपल है कि दो मुल्क एक ही दिन बने थे. एक इतना कामयाब है, उसने ऑल राउंड डेवलपमेंट की है, हालांकि इंडिया के 10 गुना ज्यादा हमसे बड़े प्रॉब्लम थे. जुबानें बहुत थीं, हाँ जी, इलाके बड़े बड़े अलग थे. इन सबको इंटीग्रेट करना और अ, एक फेडरल सिस्टम को चलाना, इलेक्शन रेगुलरली करना और उसके मुताबिक हुकूमतें बनाना, और जहाँ पे फौज ने हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट को फॉलो किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की. और फिर औरतों के इशू पे वो हमसे बहुत आगे हैं. एजुकेशन के लिहाज से तो उनका जवाब ही कोई नहीं है. और ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स ये जो बन रहे हैं, वो इट इज वो डब्ल्यू रुस्टोव की एक थ्योरी है, हाउ सोसाइटीज रीच इंडस्ट्रियलाइजेशंस अल्टीमेट गोल. और वो उसमें स्टेज 3 या 4 है, टेक ऑफ. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, फिर एक सिंपल मैन्युफैक्चरीज, थोड़ी सी एडवांस, एंड देन द इकोनॉमी गोज अप. इंडिया इज इन द 4th 5th स्टेज गोइंग अप नाउ. और पाकिस्तान जो है वो ठप है. वही आप होल वाली बात कर रहे हैं, एंड वी आर डिगिंग द होल इवन डीपर. सो व्हाट कैन वी से एक्सेप्ट फील वेरी सॉरी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड वी हैव ऑल द राइट to hold accountable the corrupt, inept, incompetent, irresponsible Pakistani establishment and ruling class. जी, यही अफसोस की बात है कि हमारे वो रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड प्रोफेसर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूरी दुनिया देख चुके हैं, जिनको सब पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो उनको अपना कंफर्ट जोन इतना अजीज है कि वो जरा भी कोई बात नहीं करते कि जिसकी वजह से उन पे क्रिटिसिज्म हो. तो उनका भी वो आफियत इसी में समझते हैं, खैरियत इसी में समझते हैं कि हम इस भेड़ों के छत्ते में क्यों हाथ डालें. तो इसी के साथ मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूं. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू शकील साहब, थैंक यू इश्तियाक बहुत साहब, मेहरबानी चॉय साहब, बहुत मजा रहा आज आपसे बात करके. तो थैंक यू सो मच. और शर्मा जी का खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम बना के एक नया तरीका दुनिया को दिया है कि हम दो मुल्कों में हो के भी एक हैं इन टर्म्स ऑफ आवर गुडविल फॉर पीपल, फॉर इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान. और अगर हम कोई कोशिश कर सकें इनके हालात बेहतर करने में, तो उनमें हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं. तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं इश्तियाक साहब आपको एक चैलेंज किया था कभी डिस्कस करना. शकील साहब, मैं इनको बोल रहा था कि जितने भी, मैं कम से कम 20-25 लोगों को जानता हूँ जिनके पेरेंट्स पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनमें से एक आदमी को छोड़ के बाकी सारे के सारे उनका दिल धड़कता है उस एरिया के लिए, उस जमीन के लिए, इंक्लूडिंग अस. हम भी तो एक मजदूर के बेटे थे जी, जो खेवड़ा की खान में काम करते थे. अब इमोशनल हो जाता हूँ हर बार मैं. तो
अगर हम ये जो कुछ मैंने कहा है तो हमने फॉलो किया है। हम भी मजदूर के बेटे थे, हमने भी हार्ड वर्क एजुकेशन ली, हार्ड वर्क किया, वेल्थ जनरेट की, और अब बेशक, हमारी बेशक। तमन्ना है कि हेल्पलेस लोगों की हेल्प की जाए और कुछ वाह अच्छे जी वाह! काम किए जाए। दैट्स ऑल एम ऑफ माय लाइफ नाउ। दैट्स द राइट स्पिरिट सर, दैट्स द राइट स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी थैंक मच यू जी, प्रोफेसर इश्तियाक साहब। विल बी इन टच। थैंक यू सो वंडरफुल, मच। थैंक यू। थैंक